I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College, Pachua, Palin, Patna. Today I want to explain Rutherford nuclear theory. This topic is very important for the students of 9th, 11th and BSc Part 1. Those persons who want to develop our knowledge in the field of chemistry may also see video for teaching purpose. If useful to you, like and share. I request you to subscribe my channel Sachidanand Prasad as remuneration of my work. Thanks. Rutherford's nuclear theory. Part 1. Alpha रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. हम कहते हैं अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. In 1902, Rutherford gave a nuclear theory based on alpha ray scattering experiment. In this experiment, a beam of alpha rays was directed at a thin gold foil about 100 nm thickness. Then following observations were made from this experiment. Rutherford ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको हम कहते हैं अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें किया गया क्या, ये गोल्ड फॉयल है जिसकी मोटाई जो है वो 100 nm है, मतलब बहुत ही पतला है गोल्ड फॉयल. इस पर अल्फा रेज नीचे का ऐसे थिन फॉयल है, तो अल्फा रेज यहाँ से ऐसे डाला गया, तो रेज जो है इस पर डाला गया. बहुत से रेज जो है पाए गए कि सीधे निकल जाते हैं. कुछ रेज जो है आगे जाने के बाद एक छोटा सा कोण बनाते हैं, मुड़ जाते हैं सामने, ये फिर इधर से मुड़ जाते हैं. ये जो है बताएगा. कुछ रेज ऐसे हैं, 20,000 में एक ऐसे भी हैं जो सीधे पत्थर टकराने के बाद पुनः लौट आते हैं 180 डिग्री एंगल बनाते हुए. सो यहाँ देखें तो कहा गया क्या, रदरफोर्ड ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 100 nm थिक गोल्ड फॉयल पर अल्फा रेज को डाला. तो इन्होंने जो देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, वो देखे क्या है. फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स 99% आर पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनअफेक्टेड. इधर से या नीचे से जो रेज गए वो सीधे गोल्ड फॉयल को पार कर गए. इनको बिना कोई किस प्रकार प्रभावित किए, गोल्ड फॉयल को बिना किसी प्रकार से प्रभावित किए हुए ये अल्फा रेज सीधी निकल गए, पत्थर को पार मारते सीधे निकल गए. ये फर्स्ट होता है. सेकंड होता है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा रेज गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम लीनियर पाथ थ्रू स्मॉल एंगल. कुछ ऐसे अल्फा रेज पाए गए चले यहाँ से और थिन पाथ करने के बाद छोटा कोण बनाते हुए, स्मॉल एंगल बनाते हुए अपने लीनियर पाथ से विचलित हो गए, जिससे इधर चला गया इधर चला गया. थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू वन पार्टिकल्स इन 20,000 डिड नॉट पास थ्रू द फॉयल एंड कम बैक. सबसे ये डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 20,000 पार्टिकल्स में एक ऐसा बल पाया गया जो सोने के पत्थर पर टकराने के बाद वो पुनः लौट गया 180 डिग्री एंगल बनाते हुए. मतलब ये यहाँ से गया और यहाँ पुनः लौट आया, तो प्रकार से एंगल 180 डिग्री बनाते हुए पुनः लौट गया. तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस किए गए रदरफोर्ड द्वारा. फर्स्ट दिया गया 99% अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉयल को सीधे पार कर जाता है. पॉइंट 2 दिया गया
बहुत कम ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो पत्थर चढ़ाने के बाद, गोल्ड फॉइल चढ़ाने के बाद स्मॉल एंगल बनाते हुए अपने लीनियर पाथ से विचलित हो गया। थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू वन पार्टिकल इन 20,000, 20,000 कणों में एक ऐसा पार्टिकल भी पाया गया जो जिस रास्ते पर गया वहीं से लौट आया 180 डिग्री एंगल बनाते हुए, मतलब इसमें जैसे क्या वैसे ही पुनः लौट आया। नहीं, ये जो हुआ 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड गेव द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशंस के आधार पर 3 कंक्लूजन निकाला। 3 कंक्लूजन का निष्कर्ष। नहीं, तो इन 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकाला। फर्स्ट कहता है, फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल shows that large empty space is present in an atom। फर्स्ट कहता है क्या? बहुत से अल्फा पार्टिकल्स सीधे तौर पर पार कर जाती हैं। ये बतलाता है कि एटम का बहुत सा स्थान स्पेस खाली रहता है जिनसे अल्फा रेस में आसानी होती है। बी में देखिए, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली if they come closer to some heavy positively charged mass due to enormous force of repulsion। ऐसा होता है क्या कि अल्फा रे जहाँ से चला और गोल्ड फर्स्ट टकराया, उसके बाद स्मॉल मारते मुड़ गया अपने लीनियर पाथ से। ये बतलाता है कि इस एटम के सेंटर में कोई ऐसा पार्टिकल है जिस पर वही चार्ज है जो अल्फा रेज पर है। इट मीन्स न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल और चार्ज प्लस वाला चार्ज ही न्यूक्लियस में कोई पार्टिकल्स में पाया जाता है। नहीं, ये बताता है कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है तो एक पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा रे पार्टिकल है। नहीं, तो ये बताता है पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट आता है क्या? द बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉइल were explained to be the direct collision with the heavy positively charged mass। क्या कहता है क्या कि इस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो जहाँ पॉजिटिव चार्ज मास रहता है, और ये अल्फा रे जहाँ से गया और इस पॉजिटिव चार्ज हेवी मास से टकराया जिससे भेद पाना मुश्किल हो गया, इसलिए अपने ही पथ पर पुनः लौट आया। नहीं, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, ये कंक्लूजन निकाला। और इसका आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड proposed a model for the structure of atom called Rutherford's nuclear theory। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम के बारे में, मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर में एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। जब देखिए इसमें इस थ्योरी में क्या कहता है। Point 2, Rutherford's nuclear theory। The main features of this theory are: the atom of element is spherical in shape and most of the space of atom is empty। ये कहता है कि रदरफोर्ड की थ्योरी के अनुसार किसी भी एलिमेंट का एटम जो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और उसका बहुत सा भाग खोखला होता है। Point 2, at the center of atom positively charged nucleus is present। Mass of atom depends on the mass of nucleus
means neutrons are also present in nucleus with proton। कहता है क्या कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है पर प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस का जो मास होता है उसके इक्वल एटम का मास होता है। तो मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन भी आपको न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाया जाता है। पॉइंट 3, द साइज ऑफ एटम 10⁻⁷ to 8⁻8 cm is very large in respect to the size of nucleus 10⁻12 to 10⁻13 cm। यह कहता है क्या कि एटम का साइज 10⁻7 से 10⁻8 cm होता है, जो न्यूक्लियस के साइज 10⁻12 से 10⁻13 cm से बहुत बड़ा होता है। मतलब न्यूक्लियस की तुलना में एटम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? पॉइंट 4, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में होते हैं वो सर्कुलर पाथ पर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। सर्कुलर पाथ घूमते रहते हैं such that the centrifugal force arising from the circular motion of electron is balanced by the electrostatic force of attraction between the electrons and positively charged nucleus. Hence, electrons will not fall in the nucleus। यह बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, और वृत्ताकार पथ घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स CPF कहते हैं। और सर्कुलर पाथ पर घूमने का जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है बाहर की, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारी बल। इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन पर एक अंदर की ओर ESAF इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF के इक्वल होता है। और क्या है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है जिसको कहते हैं सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इस सेंटर में प्लस चार्ज जो है ये न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर एटम का जो है 4 ने इस प्रकार कर दिया। न्यूक्लियस में सेंटर में न्यूक्लियस होगा और सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये हो गया लेवल 4 न्यूक्लियर थ्योरी क्या है इसके बारे में। और अब तक इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी। लेवल 4 ने कुछ ऐसी बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया जो अन्य वैज्ञानिकों ने सवाल किया। जैसे ड्रॉबैक्स ऑफ लेवल 4 न्यूक्लियर थ्योरी। लेवल 4 न्यूक्लियर थ्योरी की खामियां क्या है या कमियां क्या है? तो फर्स्ट है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन शुड इमिट रेडिएशन while revolving around the positively charged nucleus। कहता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों मूव करेगा, जिसकी वजह से रेडिएशन होगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी खोएगा। ये है, ये रहेगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन शुड इमिट रेडिएशन, वीकन होएगा, और वीकन होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी घटेगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन ये रेडिएशन उत्पन्न होगा, विकिरण उत्पन्न होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी। 10 इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी
तो वह न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक आएगा और घूमते घूमते कैसे अवस्था आएगी, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और जो सर्कुलर पाथ जो था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का वो स्पाइरल पाथ हो जाएगा। फिगर दिखाएंगे, इसको कहेंगे स्पाइरल पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया फिगर 3 रह गया, ये स्पाइरल पाथ हो गया, स्पाइरल पाथ। तो सर्कुलर पाथ से मूव करते करते इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ को घूमना शुरू कर देगा और घूमते हुए लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर आएगा लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू न्यूक्लियस एज गिवन इन फिगर 3। दिखाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अंत में घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन would fall into the nucleus. It means atom collapse। इसका मतलब है कि एटम का जो सिद्धांत है वो फेल हो गया। एटम की थ्योरी, जो स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी वो तो फेल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मूव करना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिर गया, तो मतलब है क्या कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है। इसका मतलब है कि एटम का जो थ्योरी जो दिया स्ट्रक्चर का दरफोर ने, उसमें कमी है या गलत है। तो ये हो गया फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड देखते हैं क्या, therefore nuclear theory failed to explain the line spectrum of hydrogen atom। hydrogen spectrum अगर देखा जाए तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग स्पष्ट लाइन आता है। यदि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करेगा तो स्पेक्ट्रम जो इसका आएगा वो लाइन स्पेक्ट्रम न होकर के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। फिगर दिखाया गया, ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम है और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रुक रुक के खोएगा जो लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है, और ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी खोएगा। मतलब यदि ये सही है तो ये स्पेक्ट्रम आना चाहिए, और यदि ये स्पेक्ट्रम आता है तो ये सही नहीं है। नहीं, दोनों मैंने स्पेक्ट्रम ये स्पष्ट करता है कि इस थ्योरी में जो दोष निकाला गया है उसमें कुछ कमियां हैं। तो कमियां क्या है इनके बारे में देखेंगे आगे। बोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो बतलाएगा कि एयरफोर्स न्यूक्लियर थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स हैं। धन्यवाद, आज इतना ही। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल सच्चिदानंद प्रसाद को अवश्य सब्सक्राइब करें। यही मेरा पारिश्रमिक होगा। मतलब जो वीडियो बनाते हैं तो हमको परिश्रम करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो जितना परिश्रम को करना पड़ता है उसका पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन यही है कि आप मेरे नाम सच्चिदानंद प्रसाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।